आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पट्टाचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग मध्य प्रदेश के कुंडलपुर की ओर बिहार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अप्रैल में आचार्य पद को लेकर बड़ा कार्यक्रम कुंडलपुर में आयोजित किया जाएगा। संघ के सभी मुनि के कार्यक्रम में पहुंचने की संभावना है। अंतर्मन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का उदगांव से मंगल विहार हो चुका है। जानकारी के मुताबिक आचार्य श्री एवं संघ का विहार श्रवण बेलगोल की तरफ हो रहा है। बता दें कि आचार्य श्री का चातुर्मास कोल्हापुर के उदगांव में हुआ था। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक सिद्ध शिष्य मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश बीते 6 फरवरी को श्री सम्मेश शिखर जी मधुबन में हुआ है। जैन समाज मधुबन में उनका भव्य अभिनंदन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज की ओर से महिला पुरुष उनकी अगवानी में शामिल हुए। श्री सम्मेश शिखर जी के मधुबन स्थित तेरहपंथी कोठी में विराजमान राधिका विभाश्री माता जी द्वारा कृति दीदी को 8 फरवरी को दीक्षित किया गया है। बता दें कि कृति दीदी की गोद भराई की रस्म रांची जैन समाज द्वारा आयोजित की गई। गुरु भक्तों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि विद्यासागर जी महाराज के समाधि स्थल डोंगरगढ़ में वंदे भारत ट्रेन का ठहराव होगा। बता दें कि डोंगरगढ़ के लिए यात्री ट्रेन चलाने की मांग लंबे अरसे से चल रही है। अभी सन्नाटा है, खामोशी है और अभी उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। प्यास लगेगी तो कुआं खोदा जाएगा। हालांकि आग लगने का मौसम आ चुका है, फिर भी किसी के कानों में पहाड़ की आग को लेकर जू तक नहीं रेंग रही है। उसकी वजह यह है कि पारसनाथ पहाड़ की रक्षक संस्थाओं को इससे कोई सरोकार सा दिखाई नहीं देता है। पारसनाथ पहाड़ पर करीब 1600 किलोमीटर लंबी फायर लाइन है, तो पतझड़ के बाद पूरे जंगल के पेड़ पौधों को अपनी चपेट में ले लेती है और जीवों की जान माल की क्षति होती है सो अलग। जय जिनेंद्र, मैं हूं पंकज जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं पहाड़ की आग, वन विभाग और संस्थाओं की खामोशी। किसी भी पहाड़ी जंगल में आग के फैलाव को रोकने के लिए उसे एक क्षेत्र तक सीमित रखना, प्रभावित क्षेत्र को अलग अलग खंडों में बांटना, पर्याप्त पानी का भंडार रखना, वायरलेस के जरिए कर्मचारियों को आपसी संपर्क और सड़क के रास्ते तेजी से पहुंचने वाले अग्निशमन दस्ते का होना जरूरी है। ये सभी सुविधाएं प्रखंड स्तर के वन अधिकारी को उपलब्ध होनी चाहिए, न कि फॉरेस्ट कंजर्वेटर के स्तर पर। हर साल गर्मी के मौसम आते ही प्रदेश की पहाड़ी राज्यों, विशेषकर पारसनाथ के जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सालाना आयोजन जैसी बन चुकी पारसनाथ के जंगलों की यह आग हर साल विकराल होती जा रही है, जो न केवल जंगल, वन्य जीवन और वनस्पति के लिए नए खतरे पैदा कर रही है, बल्कि समूचे पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव अब दिखाई देने लगे हैं। सवाल यह है कि जंगलों की इस आग का धधकना कई तरह के संकटों को निमंत्रण देता है। जंगलों को जलने से उपजाऊ मिट्टी का कटाव तो होता ही है, साथ ही जल संभरण का काम भी प्रभावित होता है। वनाग्नि का बढ़ता संकट जंगली जानवरों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर देता है। यूं तो आग लगने की कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वास्तविक कारण हैं जिनकी वजह से गर्मियों में आग का खतरा हमेशा बना रहता है। जैसे स्थानीय लोगों द्वारा साल के बीज जैसे कुछ उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए जानबूझकर आग लगाना, कुछ मामलों में जंगल में काम कर रहे मजदूरों, वहां से गुजरने वाले लोगों या चरवाहों द्वारा गलती से जलती हुई कोई चीज को वहां पर छोड़ देना, और वहीं जानवरों के लिए हरी घास उपलब्ध कराने के लिए आग को लगाना। विभिन्न प्रकार की मानवीय क्रियाकलापों जैसे पशुओं को चराना तथा वनों में लोगों का धूम्रपान करना आदि से ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई है, क्योंकि
जंगल की आग को आर्थिक एवं पारिस्थितिकी नजरिए से नहीं देखा जाता है। वनाग्नि के प्रबंधन हेतु तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी लगभग नहीं के बराबर है और व्यवहारिक वन कानूनों ने वनोपज पर स्थानीय निवासियों के नैसर्गिक अधिकारों को खत्म कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप भी ग्रामीणों और वनों के बीच की दूरी बढ़ी है। जंगलों से आम आदमी का सदियों पुराना रिश्ता किए बिना जंगलों को आग और इससे होने वाले नुकसानों से बचाना सरकार और वन विभाग के वश में नहीं है, लेकिन इस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वनाग्नि से पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव क्या क्या हैं उसे भी जान लीजिए। वनों की जैव विविधता को हानि होती है। वनों के क्षेत्र विशेष और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या में वृद्धि होती है। मिट्टी की उपजता में कमी आती है। ग्लोबल वार्मिंग में सहायक गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन होता है। खाद्य श्रृंखला का संतुलन बिगड़ जाता है। वहीं वनों में आग की इन घटनाओं में वन संपदा का भी भारी नुकसान होता है। साथ ही अनेक प्रजातियों के पौधे, दुर्लभ जड़ी बूटियां और वनस्पति भी नष्ट हो जाते हैं। जंगल में लगी आग से जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है और वन्य जीव भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते फिरते हैं। नतीजा यह होता है कि वन्य जीव शहरों की ओर विचरण करने लगते हैं, जिससे भारी जान माल की क्षति होती है। भीषण आग में अनेक प्रजातियों के जीव जंतुओं और वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियों के विलुप्त होने की आशंका भी बनी रहती है, जिससे भविष्य में पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो सकता है। अब जानते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980 और राष्ट्रीय वन नीति 1988 क्या है। भारत विभिन्न प्रकार के वनों के साथ दुनिया में अत्यधिक विविधता वाले देशों में से एक है। आधिकारिक तौर पर देश का 20% भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र पर है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का लक्ष्य है कि भारत में वन क्षेत्र की कुल क्षेत्र के 1/3 तक विस्तार करना है। 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में भी जंगलों में लगने वाली आग पर नियंत्रण के लिए खास मौसम में विशेष सावधानी बरतने और इसके लिए आधुनिक तरीकों को अपनाने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक वन योजना और व्यवस्था को वह प्राथमिकता नहीं मिली है जो उसे मिलनी चाहिए थी। स्थिति क्या है और क्या किया जाना चाहिए इसको भी समझ लीजिए। कुछ समय पहले खाद्य एवं कृषि संगठन के विशेषज्ञों के दल ने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट भारत में जंगल की आग की स्थिति को बहुत गंभीर और बेहद चिंताजनक बताया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि आर्थिक और पारिस्थितिकी की दृष्टि से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वन कर्मचारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सभी स्तरों पर आग से बचाने की तकनीकी पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। आग पर नियंत्रण के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं बनाई गई है और ना ही इसकी कोई जानकारी दी जाती है। वनाग्नि प्रबंधन के प्रति ध्यान देने की अभी शुरुआत हो ही रही है और वन से जुड़ी अर्थव्यवस्था पर आग के प्रभाव के प्रति जागरूकता बहुत सीमित है। जंगल की आग पर यदि आंकड़े उपलब्ध हैं तो वे भी नाम मात्र के हैं या विश्वास करने लायक नहीं हैं। ये सभी आंकड़े व्यवस्थित रूप से दर्ज भी नहीं हुए हैं। आग के मौसम की भविष्यवाणी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही आग से खतरे का अनुमान, आग से बचाव और उसकी जानकारी के उपाय भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार को प्रशिक्षण, अनुसंधान और जागरूकता संबंधी सहायता उपलब्ध कराने की जरूरत है, जो उपलब्ध नहीं कराई जाती है। जंगल में आग लगना एक स्थायी समस्या है, तथापि इससे निपटने के लिए कभी कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। हमेशा अस्थायी समाधान ही सामने आते रहे हैं। आज भी वन विभाग, राष्ट्रीय दूर संवेदन एजेंसी, भारतीय मौसम विभाग और भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान आदि संस्थाओं के बीच कोई तालमेल नहीं। अब बताते हैं मधुबन में जैन संस्थाओं की स्थिति क्या है। पारसनाथ पहाड़ की देखरेख का जिम्मा 2 संस्थाओं पर है जो अखिल भारतीय स्तर की संस्थाएं हैं। पारसनाथ पहाड़ की देखरेख श्वेतांबर सोसाइटी और दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी करती है। उनके जिम्मे सिर्फ भगवान के मंदिरों की और पैदल मार्ग का ही है, जबकि जंगलों की देखरेख वन विभाग के पास है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि तीनों इकाइयां जंगल की आग को लेकर कोई काम नहीं कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय युवाओं के 300 सदस्यों की टोली हर साल आग बुझाने के लिए एक्टिव होती है
और उपलब्ध संसाधनों के साथ, जो न्यूनतम संसाधन है उनके साथ काम करती है। वन विभाग हमेशा की तरह बयान बहादुर की तरह मीडिया में बयान देकर अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेता है, तो संस्थाएं विभागीय पत्राचार करके अपने फर्ज की इतिश्री कर लेती हैं। सवाल ये है कि जीव दया की पैरोकार रही एजेंसी संस्थाएं के पत्राचार करने से क्या आग कंट्रोल में आ जाएगी? सवाल यह है कि पारसनाथ पहाड़ की वन संपदा को यूं ही संस्थाएं बर्बाद होते देखती रहेंगी। और सवाल यह भी है कि पेड़ पौधों को एक इंद्रिय जीव की संज्ञा देने वाला जैन समुदाय अपनी आस्था के केंद्र को यूं ही बर्बाद होते देखता रहेगा? क्या आपको नहीं लगता है कि पारसनाथ पहाड़ की आग को बचाने के लिए, उसके पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए अभी से ही तैयार रहने की जरूरत है? तय आपको करना है। आस्था के प्रतीक का सवाल है, और आस्था जब शिखरजी से जुड़ी हुई है तो आपको जागृत होना जरूरी है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।